हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट की। तो टेस्ट टेस्ट दो तरीके का होता है, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। अब हम बात करें लैब टेस्ट की, तो लैब टेस्ट मुख्य फिर दो भाग में बढ़ता है, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट का जो IS कोड है 4031 और केमिकल टेस्ट का IS कोड 4032 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट का। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो केमिकल का कलर ग्रीनविश ग्रे होना चाहिए। कैसा? ग्रीनविश ग्रे होना चाहिए। कैसे? ग्रीनविश ग्रे। अगर यदि सीमेंट का कलर ऐसा नहीं है तो सीमेंट में किसी अन्य पदार्थ की मिलावट हो सकती है। हम ये सोचेंगे कि कोई ना कोई अन्य प्रकार की मिलावट करे गई है जिससे इसका कलर इस तरह का अब नहीं रह गया है। सीमेंट बैग में अगर तुम हाथ डालोगे, हाथ डालने पर ऊष्मा महसूस होगा, मतलब गर्म, तुमको गर्माहट फील होगी। ठीक है, यदि गर्म महसूस न हो रहा हो तो सीमेंट को ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमको। हाँ, ठीक है, हाथ डालने पे ये गर्म नहीं बल्कि ठंडा महसूस होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लगा लो कि गर्म नहीं फील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठंडा महसूस, कोल्ड महसूस होना चाहिए तुमको। हाथ डालोगे तो ठंडा तुम फील करो। यदि गर्म महसूस हो रहा हो या ना, यदि गर्म महसूस हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रीहाइड्रेटेड को प्रदर्शित करता है। क्या? प्रीहाइड्रेटेड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको? प्रीहाइड्रेटेड मतलब पहले से ही क्या हो गया हो, को क्रिया कर चुका है, हाइड्रेट हो चुका हो, रिएक्शन शुरू हो गई हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, सीमेंट को उंगलियों के बीच अगर तुम रगड़ोगे तो चिकना महसूस होना चाहिए, मतलब स्मूथ दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा रगड़ के देखोगे तो यदि रफ महसूस हो रहा हो तो हो सकता है कि सीमेंट की पिसाई अच्छी नहीं हो, मतलब कि फाइन उसका ग्राइंडिंग नहीं करी गई है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट में फिजिकल टेस्ट में क्या है कि पहला है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये सबका माई बाप है भैया, कंसिस्टेंसी से टेस्ट सबका माई बाप है, क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा आपको। जितना भी कोई भी और करो लेकिन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इस पानी ये निकालता है पानी। ठीक है, और पानी की जरूरत पड़ता है किसी और में, तो सबसे पहले ये करना ही पड़ता है। ये बात याद रखो, सबसे पहले यही करी जाती है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, IS कोड 4031 पार्ट 4 में इसको बताया गया है। 4031 पार्ट 4, ये 4031, ठीक है, 4031 पार्ट 4 में ये बताया गया है। ठीक है, इस टेस्ट द्वारा सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात करी जाती है। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता क्या है? फिर अगर बात करें तो यह पानी की वह परसेंटेज मान है जिसे सीमेंट में डालने पर बने पेस्ट को विकाट अपरेटस के मोल्ड में भरने पर प्लंजर टॉप से 33 से 35 mm देखो बात कर रहे हैं हम, और या नीचे से 7 से 5। क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ मान लो ये पूरी 40 mm का होता है, ठीक है, पूरी 40 mm का होता है, तो ये बताओ ऊपर से ज़्यादा बोले हम 33 से 35 बोले, ठीक है, या फिर नीचे के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो फिर 7 से 5 बोलो। या तो बोलो कि 7 से 5 रह जाए, या बोलो कि 35 से 33 से 35 नीचे आ जाए। ये दोनों बोल सकते हो, दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पानी के उस परसेंटेज मान को सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब मान लो क्या, मैं समझा रहा हूँ, आसान भाषा में समझो। मान लो तुम क्या करिए, सीमेंट लिए 300 ग्राम सीमेंट ली जाती है, मैं बता रहा हूँ 300 ग्राम सीमेंट ली जाती है। तुम सीमेंट ले लिए, उसमें अपने अनुमान से थोड़ा सा पानी मिला है, जैसे कि आटा गूंथते हैं हम लोग, ऐसे तुम बना दिए। अब क्या कि मान लो तुम सपोज करो तुम पानी ले लिए, मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो तुम ये गिलास तुम्हारा हो गया और तुम पानी ले लिए, इतना पानी ले लिए और मिला दिए। मिला कर जो पेस्ट बना, जो ये पेस्ट बना, इस पेस्ट को तुम उस मोल्ड में रख दिए और प्लंजर रख दिए, और देख रहे हो प्लंजर 20 mm गहरे किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी टाइट है, मतलब कि टाइट है, गाढ़ा है। तुम क्या करो, और इस पानी को और बढ़ा दोगे। अब पेस्ट मिला, एक के साथ मिला कर पेस्ट बनाओ। अब इस पेस्ट को डालो, अब देख रहे हो कि लगभग 28-29 mm चला गया। अब काम करो, फिर थोड़ा और पानी बढ़ा दो, अब फिर मिलाओ, अब फिर पेस्ट बनाओ, फिर पेस्ट को इसमें डालो। अब देख रहे हो कि 33 से 35 mm के आसपास ऊपर से ये प्लंजर बैठ गया। तो जो ये पानी मिला दिए हो ना, ये पानी मिलाए हो, ये मात्रा, यही पानी होती है कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। देखिए बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आई होगी मुझे लग रहा है। अब देखो,
और ये नॉर्मली ओपीसी सीमेंट जो होती है ना हमारी ओपीसी, उसकी ये 25% नॉर्मली मानी जाती है। जो उसका जो वेट होता है, उस वेट का 25% निकाल दोगे ना, तो नॉर्मली पानी निकल के आ जाती है, ऐसी कही जाती है। ठीक है, ये टेस्ट से देखा गया है। अब देखो ये है बिकाट अपरेटस। क्या है बिकाट अपरेटस? बहुत इंपॉर्टेंट अपरेटस है। इससे हम मुख्यतः तीन हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक इनिशियल सेटिंग याद कर लेते हैं, एक फाइनल सेटिंग ज्ञात कर लेते हैं, और साथ में बता ही दिया हूँ कि कंसिस्टेंसी टेस्ट भी ज्ञात कर लेते हैं बिकाट ऑपरेटर्स। यानी बिकाट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तीन चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। बस क्या करेंगे कि इसके साथ आगे का बदलते जाएंगे, मामला बदलता चला जाएगा। आगे का चीज़ बदलो, चीज़ें बदलते चली जाएंगी। ठीक है, आगे जिसका प्लंजर लगा दो, एक होता है कॉर्डर लगा दो, फिर तुम नीडल लगा दो, और टेस्ट अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो। देखो बिगराट ऑपरेटर्स क्या है, बिगराट ऑपरेटर्स द्वारा यह टेस्ट किया जाता है, वही कंसिस्टेंसी के लिए अभी बता रहे हैं यहाँ पे। अब साथ में जो सारे बताए उस चीज़ को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। देखो प्लंजर का जो डायमीटर ऊपर का होता है 10 mm होता है। ठीक है, और लेंथ 50 mm होता है। फिगर में भी आप देख सकते हो आराम से कि इसका जो डाया 10 mm और हाइट या लेंथ बोले तो 50 mm होती है। ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए करी जाती है, क्योंकि इतना अच्छे से हमने समझाया। देखिए प्लंजर कितनी बार मैंने सॉरी ठीक है, प्लंजर ठीक है, हाँ ठीक है, तो बोला सर ठीक है समझाया तू अभी इसके पहले समझा रहा था ना प्लंजर बोल के। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करी जाती है प्लंजर से। अब नीडल की बात करें तो फिगर में भी आप देख पा रहे हो, साफ साफ फिगर मैंने बना दिया ताकि दिमाग में फिट हो जाए। तो नीडल की डाया होती है वो 1 mm होती है। कितना? 1 mm होती है, जो कि इनिशियल सेटिंग याद करने के लिए की जाती है। अब कैसे याद करोगे कि नीडल का प्रयोग करते हैं? तो देखो नीडल आई की तरफ दिख रहा है, तो नीडल कैसे दिख रही है? नीडल पतली सी होती है, और आई भी कैसे बनता है? ऐसे पतला सा बनता है। आई से इनिशियल और आई से नीडल। एज नीडल याद कर सकते हो, नीडल का प्रयोग करते हैं इनिशियल सेटिंग में। ठीक है, अगला है कॉलर। क्या है कॉलर? तो कॉलर को करते हैं फाइनल में। तो बच गया कॉलर, अब बच गया फाइनल सेटिंग टाइम। तो इस तरह से हम कॉलर का यूज़ करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम में। और कॉलर का जो डायमीटर होता है 5 mm होता है। अब ये देख सकते हो फिगर में मैंने ये भी दिखा दिया है कि डाया जो कॉलर का डाया होता है वो 5 mm होता है। ठीक है, मोल्ड। अब जो ये तो हो गया जो बिगराट ऑपरेटर्स में लगाया जाता है। दिखा दे रहा हूँ कहाँ लगाया जाता है इस चीज़ को मैंने। ये जो देख रहे हो यहाँ पे लगाई जाती है। ये देखो यहाँ पे लगाई जाती है, ये चीज़ यहाँ पे लगाई जाती है। बदल के यहाँ पे खोल दो, इससे खोल करके, और तो इससे खोलो और फिर अपना चीज़ें बदलते जाओ। ठीक। और ये जो मोल्ड है ना, ये मोल्ड देखो, ये जो मोल्ड है इसकी जो हाइट होती है 40 mm होती है। मैंने बताया था अभी जो ऊपर समझा रहा था ना, बताइए क्या 40 mm होती है। और जो डाया होती है वो 80 mm होती है। डाया कितनी होती है? 80 mm। यहाँ पे आप देख लो डाया 80 mm और हाइट 40 mm होती है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट यहाँ आप देखो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में प्लंजर टॉप से 30 से 35 mm तक धंसना चाहिए, या दूसरी भाषा में बोले तो बॉटम से 5 से 7 mm ऊपर रुकना चाहिए। ये दोनों बात मैंने आपको अच्छे से समझाया था। यहाँ पे देखो थोड़ा मैंने समरी दे दिया है ताकि जल्दी से चीज़ को समराइज कर दे। तो प्लंजर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ज्ञात करता है, नीडल इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करता है, कॉलर फाइनल सेटिंग टाइम, और मोल्ड का हाइट बता ही दी है, और डायमीटर भी हमने बता दिया। ठीक है, अब प्रोसीजर के फॉर्म में देखिए जितना मैंने बताया वही प्रोसीजर है, बस पढ़ देता हूँ। देखो 30 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं, उसमें 25 ग्राम ये पानी लगभग 25% लेकर के ऐड करो। पहले कुछ पानी लोगे ना कोई अपने अनुमान से, लगभग इसके आसपास वही 23, 22, 25 ऐसे लेकर के ऐड करते हैं, तथा उसकी मिक्सिंग मतलब गेजिंग मिलाओ, मतलब उसको फेंटो करते हैं। ठीक है, और फिर गेजिंग में लगे समय को गेजिंग टाइम कहते हैं। गेजिंग टाइम मतलब उसको मिक्सिंग टाइम करने का टाइम मिनिमम 3 मिनट रखो या मैक्सिमम 5 मिनट, वही 3 और 5 मिनट के आसपास। क्या तुम टाइम घड़ी लेके थोड़ा बैठोगे कि 3 मिनट करो 5 मिनट करो, मतलब वही एवरेज ले लो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। ज़्यादा कर दोगे तो पहले ही क्या करेगा, वो सेट होने के प्रोसेस में हो चुकी रहेगी, तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। अब कम करोगे तो फिर अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम 3 और 5 ये याद रखना। ठीक है, सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में जिसका हाइट 40 और डायमीटर 80 है भरते हैं। हमने भी चीज़ को अपने बता रखा है। प्लंजर को मोल्ड के सरफेस पर ला करके फ्रीली छोड़ देते हैं। ये चीज़ें हमने ये देख लो, सब चीज़ फ्री छोड़ दिए। इसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है, जिसके कारण प्लंजर सेल्फ वेट 300 ग्राम जो वेट होता है उसके कारण पेनिट्रेट करता है। अब ये थोड़ा है कि तुम ऊपर से जाकर तुम बैठ करके ऊपर उमचा रहे हो, तुम थोड़ा उमचाओगे, कोई रीजन होगा तभी तो नीचे जाएगी, वरना नीचे जाएगा कैसे वो? तो नीचे अपने वेट की वजह से जाएगा, जिसका वेट 300 ग्राम होता है, वरना
मैं कोई हल्का चीज़ रख दूँगा तो क्या वैसे चला जाएगा? क्या तुम उसमें लेके रुई रख दो, क्या रुई अंदर जाएगा, घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो घुसने के लिए कोई कोई रीज़न होना चाहिए ना। हाँ, रीज़न क्या है कि उसका वेट है, जो जो अपने वेट की वजह से अंदर घुसता चला जाता है। पेनिट्रेशन नोट, अब देखो ये चीज़ कैसे नोट करते हैं। यदि पेनिट्रेशन 30 से 35 प्राप्त नहीं होती है, और मान नहीं होती है, तो उस पानी की मात्रा परसेंटेज में परिवर्तन करके पुनः टेस्ट रिपीट कर देते हैं। भाई हमने ये समझा रखा आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से। 300 ग्राम सीमेंट सैंपल तब तक प्रयोग रिपीट करते जब तक प्लंजर का पेनिट्रेशन 30 से 35 प्राप्त न हो जाए। उस पानी के परसेंटेज को ही सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक, आगे बात करें ओपीसी सीमेंट के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 25 से 30% के आसपास होती है। सीमेंट के अधिकांश टेस्ट के लिए यह आवश्यक वाटर रिक्वायरमेंट सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी पी पर निर्भर करती है। ये बात मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी करते हैं, ये सबका मामा होता है, इसको करना पड़ता है, तो इसके बाद ही कुछ होगा। सीमेंट के मैक्सिमम टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, अब देखो अब दूसरा टेस्ट आ गया। हमने एक को अच्छे से बता दिया, अब दूसरा टेस्ट देखो। अब हम अगर बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो हमने पहले ही बताया कि ये भी बिकाट ऑपरेटर से ही ज्ञात करी जाती है। इसका IS कोड 4031 पार्ट 5 है, 4031 पार्ट 5 होता है। ठीक है, पानी मिलाने के बाद हम बात करें बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, तो बात करें तो पानी मिलाने के बाद जब मिनिमम, मतलब वह टाइम, मतलब पानी मिलाने के बाद जब तक वह मिनिमम टाइम जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खोना प्रारंभ कर दे, उस समय को सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। इसमें कोई समझाने वाली बात मुझे नहीं लगती। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम के अंतर्गत किसी जगह को सभी ऑपरेशन मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग पूरा कर लेना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। जैसे कि ना, इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर ही जितना कुछ आपको करना है, उसको मिक्स करना है, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से वहाँ ले करके जाना है, या फ्रेम के अंदर प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, ऑपरेशन प्लेसिंग कर लीजिए, सारे के सारे ऑपरेशन इनिशियल सेटिंग के अंदर ही कर ली जाती है। इस लाइन पे मत जाइएगा, थोड़ा लिखने में दर्द हो गया, लेकिन मैंने चीज़ आपको समझा दिया। ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में तो बता ही दिया हूँ कि बिकाट ऑपरेटर से ज्ञात करी जाती है विथ हेल्प ऑफ नीडल। ठीक है, नीडल का प्रयोग करके मैंने बताया था ना कि इसको समझाया था। टेस्ट प्रोसीजर की बात करें तो 300 ग्राम का सीमेंट लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब देखो हमको नॉर्मल कंसिस्टेंसी मिल चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था कि सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो हमने ज्ञात कर लिया, अब उसका 85% ले लो। नॉर्मल कंसिस्टेंसी पानी जितना हुआ, तुम 100 लीटर पानी अगर तुमको निकला हुआ है पी, तो तुम क्या करो, 15 लीटर फेंक दो कहीं, मतलब फेंक दो, कितना ले लो, उसका 85 लीटर ले लो, नहीं 85% पानी लेना होता है हमको पी का, ले करके और क्या करो, वाटर और 300 ग्राम सीमेंट के साथ उपरोक्त के अनुसार पानी मिला करके गेजिंग करते हैं, तथा पानी मिलाने का समय ही गेजिंग टाइम होता है। तो वही बात है, पानी मिला दो और मिक्सिंग करो, पेस्ट बनाओगे ना, इसका भी पेस्ट बनाओगे, ये सब चीज़ें गेजिंग टाइम के अंतर्गत आती हैं। मेन याद रखो कि इसमें ना पानी 85% ले जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। गेजिंग टाइम क्या होता है, पानी मिलाने तक का समय गेजिंग टाइम के बोला जाता है। अब देखो पेस्ट बन गया, तो पेस्ट को मोल्ड में भर दो, नीडल को मोल्ड के सरफेस पर लाकर छोड़ देते हैं, बॉटम से प्राप्त गहराई को नोट कर लेते हैं। वही है, तो बॉटम से ज्ञात करो या फिर टॉप से ज्ञात करो, फिर से बातें वही रहने वाली। ये पूरा सिस्टम देख लो, नीडल हो गया, मोल्ड हो गया, पेस्ट भर दिया गया, बॉटम गैप, सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, पहले ही समझा चुका, बस वही है, बस बदल दिया हम नीडल से। ठीक है, अब देखो प्रत्येक अलग अलग समय पर अलग अलग जगह नीडल को गिराकर गैप चेक करते हैं, जब तक गैप 5 ± 0.5 mm प्राप्त हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं नीचे से, हमने बताया था बहुत अच्छे से कि नीचे से जब आप बात करें तो 5 से 7 mm, और ऊपर से तो 33 से 35, लेकिन हम इसमें
नीचे से काउंट कर नोट कर ले रहे तो 5 से प्लस माइनस 0.5 mm प्राप्त हो जाता है। तो उस समय को नोट कर लो। और यही टाइम सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जब नीडल और मोल्ड के इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, तो जब नीडल और मोल्ड के बॉटम के बीच गैप 5 प्लस माइनस 0.5 mm प्राप्त हो जाए। तो समझा रखा है भाई आप लोग, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ठीक है। और क्विक सेटिंग टाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। मैसोनरी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होता है और लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होता है। तो ओपीसी का 30 मिनट और क्विक सेटिंग टाइम का 5 मिनट, मैसोनरी का 90 मिनट और लो हीट सीमेंट का 60 मिनट होता है, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, अब हम लोग देख लिया 2, अब तीसरा का देखो। इसका IS 4031 पार्ट 5 में ये भी है, ठीक है। तो सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट पहले ज्ञात कर लो। पी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, मामा है बताए ना, ये ज्ञात करना पड़ेगा पी। तो अब ये भी इसमें भी 85% ही लेते हैं, मतलब दोनों में इनिशियल हो या फाइनल हो, दोनों में 85% पानी हमको लेना पड़ता है। अब देखो कि ऑपरेटर बिगाट ऑपरेटर्स में साथ एक कॉलर लगाते हैं। तो ये देखो, ये हमने कॉलर लगा दी, ये वाला पोर्शन कॉलर है। क्या है? कॉलर है। तो नीडल विथ कॉलर, नीडल नहीं, नीडल विथ कॉलर, मेन यहाँ पे बात कॉलर पे ध्यान देना, ठीक है, कॉलर पे। और ये ऑपरेटर्स बिगाट ऑपरेटर्स, ये थोड़ा फिगर में ऐसा नहीं है, फिगर रियल में तो ऐसे होना चाहिए ऑपरेटर्स वाला। ये एक थोड़ा समझाने के लिए लगा दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो, ऑपरेटर्स बिगाट ऑपरेटर्स विथ द हेल्प ऑफ द नीडल कॉलर, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर की हम बात करें तो 300 ग्राम सीमेंट को लेकर उपयुक्त के अनुसार पानी मिलाकर गेजिंग करते हैं तथा पानी मिलाने का समय स्टॉप वॉच ऑन कर दो। पेस्ट को मोल्ड में भर देते हैं, भर दो भैया। नीडल विथ कॉलर को सरफेस तक लाकर छोड़ देते हैं तथा सरफेस पर कॉलर के निशान को नोट करते हैं। तो जो ये हो गया, अभी देखो ये सरफेस हो गया, और हम इस पर रख दिए। और ये निशान जो बन रही है, यहाँ निशान यहाँ है ऊपर, निशान यहाँ सरफेस पे निशान को नोटिस करते हैं, बैठ के टू देखते हैं उसके निशान को, ठीक है। और वह मिनिमम टाइम जितने समय पर सरफेस कॉलर का निशान बंद हो जाए। जैसे मान लो कि तुम बैठ रहे उस पर से रख दिए, कुछ देर बाद तुम देख रहे हो कि मतलब तुम गेजिंग कर दिए, पेस्ट रख दिए मोल्ड में। अब तुम वहाँ बैठ करके पहले उस पर से रख दिए, कॉलर रख दिए। अब देख रहे हो निशान बन रहा है, तुम वेट करो। फिर कुछ देर बाद तुम अगर फिर से उस पर रखा, देखो निशान पड़ा, अभी भी निशान पड़ रहा है, रहने दो। कुछ देर बाद और फिर देखो निशान पड़ रहा है, रहने दो। कुछ देर और बाद देखो निशान पड़ रहा है, रहने दो। एक समय ऐसा आएगा कि निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइट तब तक टाइट हो चुका रहेगा, तब तक क्या होगा, टाइट हो जाएगा। अब निशान नहीं पड़ रहा है तो उस टाइम को नोट कर लो और उसको सेट कर, वही उसको लॉक कर दो। तो वो जो तुम्हारा टाइम होता है उसे बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। क्या बोला जाता है? फाइनल सेटिंग टाइम, उसी टाइम को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम, तो ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटा और क्विक सेटिंग टाइम का फाइनल 30 मिनट। और यहाँ देखो सबका 30 मिनट शुरुआती होता है, इसका लास्ट फाइनल 30 मिनट है। क्या बात है? फाइनल सेटिंग टाइम फॉर मैसोनरी सीमेंट का 24 घंटा होता है। 24 घंटा तो कितना हो गया? 10 घंटा 30 मिनट और 24 घंटा, ठीक है। आगे देखते हैं साउंडनेस टेस्ट की हम बात करें तो ये साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो ये 4031 पार्ट 3 में है। 4031 पार्ट 3 में है। रुकिए मैं वेरीफाई कर दूँ पार्ट को कि हाँ पार्ट 3 है, सही है, ठीक है। इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में उपस्थित फ्री लाइम थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। फ्री लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर की मात्रा ज्ञात करते हैं। क्या क्या? तो देखो फ्री लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर इस टेस्ट के द्वारा ज्ञात करी जाती है। साउंडनेस टेस्ट के अंतर्गत इन तीनों भाई साहब के ज्ञात करते हैं, क्योंकि तीनों लोग क्या अनसाउंड कर देते हैं। क्या करते हैं? अनसाउंड का मतलब समझ लो कि फैलते हैं, और जो दुनिया में फैलता है उसे फैलने का हक नहीं दिया जाता है। समझो कि मान लो कि ये लोग क्या करेंगे, ऐसे देखो क्या करेंगे सब। मान लो सपोज कर मैं बता रहा हूँ कि ये लोग कहेंगे कि हाँ, सब मान लो कि ये बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा, और तुम थोड़ा सा जगह देकर एडजस्ट करवा दिए। लेकिन बाद में क्या करेंगे लोग? फैलेंगे, गोड़ हाथ फैला के कहेंगे, मैं गोड़ पैर हाथ फैलाएंगे, बोलेंगे मुझे इतना जगह चाहिए,
अब बताओ, तो फिर अगल बगल का दिक्कत होगा ना भाई। तो सबसे बढ़िया इनको हटा ही दो भैया। तो ये क्या करते हैं सबके, अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसका आयतन कम रहेगा, जैसे रिएक्शन करेंगे सब इनका आयतन बढ़ेगा, ये 2 से 2.5 गुना फूल जाते हैं सब। और जब फूलते हैं तो क्रैक डेवलप कर देते हैं सब। तो इसीलिए हम पहले ही इन लोगों का क्या करते हैं, चेक करके सामने टेस्ट पे कितना इसमें कितना परसेंटेज ये सब प्रॉब्लम इसमें ये सब हैं जो प्रॉब्लम करेंगे सब, ठीक है। तो फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करने के लिए ली चटेलियर अपरेटस का प्रयोग करे जाते हैं। ये रहा ली चटेलियर अपरेटस, ठीक है। फ्री लाइम तथा मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए ऑटोक्लेव मेथड का भी यूज कर लेते हैं। ये ऑटोक्लेव अभी बताऊंगा मैं आगे, ऑटोक्लेव भी है, ठीक है। सल्फर की मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई भी लैब उपलब्ध नहीं है। ये बात रहा भाई, बेचारा सल्फर को अगर याद दिए टाइट साइड कर दिए कि भैया ना 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 लैब में तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है। तो सल्फर की मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। सल्फर के अधिक होने की जानकारी फील्ड टेस्ट के आधार पर ही कर लेते हैं। जैसे फील्ड टेस्ट है ना, तो उसी पे हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर थोड़ा नोटिस, थोड़ा बहुत एनालाइज एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाता है कि सल्फर उसमें कितना सल्फर है कि नहीं, प्रभाव उसका दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आगे ली चटेलियर अपरेटस, ली चटेलियर मेथड, ठीक है। तो अब यूज किसके लिए, तो अपरेटस यूज किस साउंडनेट टेस्ट में इसका यूज करते हैं, ली चटेलियर अपरेटस का। इसका जो ये गैपिंग होता है 0.5 mm। अरे रुक गया था क्या वीडियो, रुक, मैं ऊपर का नीचे कर दे रहा हूँ ताकि अगर छूट गया हो सपोज कर तो आप लोग कम से कम पढ़ ही लो। एक बार मैं ऊपर कर वैसे से बोल देता हूँ, पता नहीं कहाँ से बंद हुआ था कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा बंद हुआ या नहीं हुआ। फिर हम ऊपर खींच देते हैं ताकि आप लोग एक बार क्या करें, इसको पढ़ पाएँ अगर छूट गया हो तो अगर नहीं छूटा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक ये रहा मतलब हमारा ये जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का गैप 0.5 mm होता है। और ये दोनों ये स्प्लिट हुए रहते हैं, चिपके नहीं रहते हैं, और इन दोनों को स्प्लिटर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे बता रहा हूँ मैं। देखो टेस्ट प्रोसीजर क्या है, पेस्ट तो बनाना ही पड़ेगा भाई, बिना पेस्ट तो सब में बनने वाला है, इतना जान जाओ। तो 120 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें 120 ग्राम ले रहे हैं, इसके पहले वाले में हम 30 ग्राम ले रहे थे, ध्यान दे रहे हो। इसके पहले वाले जो भी हमारे पास 3 करके आ रहे हैं उसमें हम लोग 300 ग्राम ले रहे थे, लेकिन इसमें 120 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं और निम्नलिखित के अनुसार पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। कैसे, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट ज्ञात करके हम लोग पी निकालते हैं। पी तो निकालना पड़ेगा ना, मामा है बताए थे अभी ना। कंसिस्टेंसी टेस्ट करके पी ज्ञात कर लेते हैं। और क्वांटिटी ऑफ वाटर 78% लेते हैं। जो पी निकाल के लाए हो उस पी का 78% निकालो। इस बार मान लो तुमको 100 लीटर पानी निकल के आया, तुम क्या करो इस बार कितना फेंक दो, 32 लीटर फेंक दो। किधर फेंक कर 78% बस तुम इसमें यूज करोगे। तो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत जाएगा 0.8। अब 0.8 पी ली जाती है, कितना 0.8 पी ली जाती है, ठीक है। और पूरे अरेंजमेंट को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं, ठीक है। अब जो पेस्ट बनाए हो उस पेस्ट को क्या करो, ये अगर अरेंजमेंट होता है ली चटेलियर अपरेटस, उसमें क्या करो तुम रख दो। ये रहा अरेंजमेंट दिख रहा है, इसके अंदर इसी के अंदर रख दी जाती है, इसके अंदर इसके बीच में भर दी जाती है। उसको भर करके और 24 घंटा तुम ठंडे पानी में रख दो। 24 घंटा क्या करो, ठंडे पानी में रख दो। अब ठंडे पानी में रखोगे ना, तो अगर उसमें लाइम या मैग्नीशिया रहेगा तो वो उस पानी से क्रिया करेगा। पानी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। मान लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना मान लेता हूँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करेगा, पानी से क्रिया करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं स्लैकिंग, यानी उसका चूने का अनबुझा चूना जो होगा वो सिलेक्ट होगा और फिर वो उसका आयतन 2 से 2.5 गुना फैलेगा। जैसे ही फैलेगा, इन भाई साहब लोग जो ये देख रहे हो, ये दोनों फैलेंगे लोग, क्या करेंगे, फैलेंगे लोग। तो हम 24 घंटा रख देंगे ताकि रिएक्शन करने का मौका मिल जाए। अब 24 घंटा क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं, मतलब इतना ज़्यादा टाइम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि भाई डायरेक्ट तुम चूना थोड़ा ही इसमें डाल दिए हो, ये तो सीमेंट डाले हो ना, तो चूना की मात्रा इसमें थोड़ा बहुत होगा ना, थोड़ा बहुत होगा जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब पूरा टोटली चूना थोड़ा डाल दोगे तुरंत बुल 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 करके तुमको दिखाई देगा कारी बारी, तो उबलने लगा। नहीं, हम लोग सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं और इस तरह से क्या होगा दिखाए। और 24 और वो भी उस चीज़ का
हम लोग अब बूझा चूना का, जब हम चूने का भी जब करते हैं ना, जब हम चूने का भी ये करते हैं लीचटीलर वाला, तो वहाँ भी 24 घंटा रखते हैं। क्यों? तो उसमें भी हम लोग अनबुझा चूना ज्ञात करते हैं, ना कि चूना अनबुझा चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो। समझ रहे हो बात को? और वो वहाँ भी थोड़ा बहुत ही कहीं छुपा होगा, कहीं हम लोग से बच बुझ के निकल गया होगा, ठीक है। और उसमें कहीं बैठा होगा गुम्मा मार के, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा टाइम देते हैं ताकि उसको अच्छे से पानी मिल पाए, अच्छे से वो अपने आप को फैला पाए, ठीक है। मैंने इतना डिटेल में इसलिए कई बार रिपीट किया ताकि ये बात दिमाग में बैठे, ठीक है। और कोई बात नहीं, अब तो 24 घंटा रख दिए, अब उसको निकाल दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब जो इसमें फैला हुआ होगा ना, उसको उसमें फैलाव क्या, उन दोनों के बीच की जो दूरी अब हो चुकी है उसको तुम नोट कर लो। हमने नोट कर लिया, नोट कर लोगे, D1 हो गया। अब फिर से तुम क्या करो, उसी ऑपरेटर्स को एक बार पानी में डाल दो, अब उबालो उसको 1 घंटा। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पहले तुम 24 घंटा टाइम दे चुके हो, अब तुम उबालो उसको। कहो भैया हमको जाना है मार्केट, हम उबाल के जाऊँगा, तुम उसको उबालो 1 घंटा में, 1 घंटा का समय देना बस, और उबाल दो, ठीक है। 1 घंटा, यहाँ पे 3-4 घंटा लिखा हो, ठीक है, 3-4 घंटा भी सही है। तो इसको तुम 3-4 घंटा तक क्या करो, उबालो। 3-4 घंटा समय, वही 1-2-3 घंटा, 4 घंटा का मतलब, ठीक है, अधिक से अधिक 4 घंटा तक रखो। और फिर उसको क्या करो, निकाल दो। अब उसको निकाल करके अब इनके बीच की दूरी फिर नापो। अब इन दोनों D1 और D2 जो निकल के आ रहे हैं ना, उनके बीच का अंतर निकालो। जो अंतर एक्सपेंशन आता है, वही उसी एक्सपेंशन को देख करके हम बताते हैं कि इसमें चूना कितना है, कितना नहीं है। ये बात को आपको समझ में आया? अब मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, चीज़ को। तो बाहर निकाल कर, हाँ, तो पूरे रख दिए, पूरे अरेंजमेंट को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। बाहर निकाल कर इंडिकेटर के बीच की दूरी नोट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे अरेंजमेंट को 3 से 4 घंटे के लिए बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं तथा उसे बाहर निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर 27 ± टेम्परेचर पर ठंडा करके पुनः इंडिकेटर्स के बीच की दूरी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दोनों स्थितियों, यहाँ पे एक चीज़, एक लाइन छूट गई है, यहाँ पे एक लाइन छूट गई है। अब मैं बता दिया हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, वो गर्म करने वाली, ये गर्म करने वाली चीज़ें यहाँ पे एक लाइन छूट गई है भाई, लेकिन मैंने उस चीज़ को आपको समझा दिया। यहाँ पे एक लाइन छूट रही है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे डाल लो, ठीक है। और फिर क्या करें, दोनों स्थितियों में प्राप्त दूरियों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जिसे एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एक्सपेंशन अगर क्या है, OPC है, RS या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलते हैं, RSC है, या फिर LHC है, क्या है, LHC है, ठीक है, LHC है, या फिर, ठीक है। तो वो 10 या 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका जो एक्सपेंशन है वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलो। या बोलो कि 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो, बात एक ही है भाई। दो तरीके से बोल रहा हूँ। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूँ कि वो 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ, बात एक ही हो जाता है, ठीक है। और वही जब बात आती है किस चीज़ की, बहुत गोजापति हो गया ना, हटा देता हूँ गोजापति को, ठीक है। अब बात आती है फॉर HAC हाई एल्यूमिना सीमेंट, SSC सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। और सुपर सल्फेट सीमेंट हो गया ना, सुपर सल्फेट तो हो गया, ठीक है। इनका 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 mm हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है, 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना, पूछा था क्वेश्चन, ये ज़रूरी है। अब आ गया ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड क्या होता है, तो ये, ठीक है, यह एक प्रकार का उपकरण है जिसमें स्टीम जनरेट होता है। ये रहा, जिसमें स्टीम देख रहे हो ना, भाप बन रहा है, भाप बनता है। प्रोसीजर देखो क्या होता है भाई। तो एक इसमें बीम बनाई जाती है, क्या, एक बीम बनाओ इसमें, जिसका जो साइज होता है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 25 सॉरी माफ़ करना यार, 2.5 mm ऊंचाई और 2.5 mm, अरे यार दिमाग का क्या काम कर रहा हूँ, 25 mm ऊंचाई और 25 mm, ठीक है, 25 mm बोल रहा हूँ, ध्यान देना, 25 mm चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, या फिर 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर लंबाई। इतने का तुम क्या करो, बीम बना करके तैयार कर लो। अब उस क्या करो, उस बीम को 24 घंटा के लिए धूप में रख दो। 24 घंटा क्या करो, धूप में वैसे ही नेचर में मतलब नेचर में वैसे खुले हवा में रख दो, ठीक है।
अब जो उसकी जो भी लेंथ है एल है उसको मेजर कर लो। सपोज करो वो लेंथ 5 मीटर है, सॉरी मतलब 5 मीटर है नहीं, 25 है ना, तो मान लो उसकी लेंथ 25.5 है, कुछ भी हो उसको तो मेजर करके रख लो। मतलब L1 है, क्या है L1 है, उसको मेजर करके रख लो। ठीक है, अब उसको क्या करो तुम, उस बीम को उठा के ले जाके जो ये मशीन ऊपर था ना ऑटोक्लेव मशीन, उसमें डाल के उस भीतर डाल दो। तो ये हमने क्या किया, देखो इस फिगर में दिखा रहा हूँ कि ये बीम था, इसको हमने क्या ना मेजर कर लिया और इसको हमने मेजर कर नोट कर लिया। अब इसको उठा करके हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर क्या करो, डाल दो। अब फिर क्या करो कि तुम अब थोड़ा प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर होता है 0 से लेकर के 2.1 मेगा पास्कल तक का इसमें प्रेशर होता है। और इसी प्रेशर पर तुम 1 घंटा से लेकर के 1 घंटा 15 मिनट तक, 1 घंटा से लेकर 1 घंटा से लेकर के 1 घंटा 15 मिनट तक यही प्रेशर जो बढ़ाते हैं हम उसमें, 0 से लेकर के 2.1 MPa तक पहुँचते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर हो गया ना, ये इसी प्रेशर को हम 3 घंटा तक प्रेशर को उसमें मेंटेन रखते हैं इसके चैम्बर के अंदर। इसमें बेचारे बीम देखो, ये बीम बेचारे पड़े हुए हैं सब, इसमें भाप हम इतना प्रेशर दे करके मतलब 3 घंटा तक इनको इसी में हम भाप से पका रहे हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख रहे हो कि स्टीम जो है इस मेथड का मुख्य भाग है। अब देख भी रहे हो साफ साफ कि स्टीम, इसमें हम स्टीम से उसका दूसरा जो पका रहे हैं स्टीम से 3 घंटे तक मेंटेन रखते हैं, बता दिया मैंने आपको बात ये। ठीक है, इसके बाद हीट को ऑफ कर दो। अब 3 घंटा के बाद हीट को ऑफ कर दो, ये देखो हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, तथा स्टीम के प्रेशर को 0.21 तक लाते हैं। ठीक है, तो हमने सब कुछ कर दिया है। तो उसके बाद बीम को ऑटोक्लेव से बाहर निकालते हैं तथा नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा कर दो। अब गर्म है तो क्या तुम छू दोगे क्या, ऐसे जाओ छूना, फिर पता चलेगा हाथ जल जाएगा। तो हम लोग उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं ताकि नॉर्मल रहे, नापने उपने में गर्म थोड़ा कुछ करोगे। इसके बाद पुनः बीम की डायमेंशन को ज्ञात कर लेते हैं। डायमेंशन को नापो, L2 हो गया और L2 हो गया। अब इस परसेंटेज निकालो, तो L2 मैंने दोनों का अंतर हो गया वो, और प्रारंभिक था उसका, पर ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज। तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो ऊपर, और फिर प्रारंभिक लेंथ से भाग करके इसका परसेंटेज निकाल लो। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन परसेंटेज। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन परसेंटेज। L1 को ओरिजिनल लेंथ है और L2 फाइनल लेंथ है। और इस तरह से तुम्हारा एक्सपेंशन निकल गया, फाइनल लेंथ, फाइनल डायमेंशन माइनस ओरिजिनल डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन गुणे 100। अब देखो एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन जो है ना 0.8% से बड़ा नहीं होना चाहिए। किसके केस में, OPC के केस में 0.8% से। वही मैसोनरी के केस में 1% से ज़्यादा नहीं, मैसोनरी सीमेंट के केस में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा लग रहा है हमको कि घाव पाछ हो गया, समझ नहीं आएगा। मैं आसान समझा रहा हूँ बोल करके। क्या करना है कि एक बीम बनाना है आपको। एक बीम बनाइए जिसका जो चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब उसको क्या कीजिए, आप धूप में रख दीजिए, ऐसे ही मतलब नेचर में रख दीजिए, और उसका लेंथ मेजर कर लीजिए। अब उसको ला करके आप एक चैम्बर होता है जिसका नाम ऑटोक्लेव है, उसमें रख दीजिए। और फिर उसमें एक प्रेशर 0 से लेकर के 2.1 मेगा पास्कल तक 3 घंटे तक, मतलब कि 3 घंटे तक रखते हैं उसके अंदर, 3 घंटा तक रखते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, मतलब कि ये 0 से लेकर के 2.1 जो मेगा पास्कल प्रेशर है उतना पहुँचने में हम टाइम लेते हैं 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 15 मिनट इतना टाइम ड्यूरेशन लेते हैं 0 से लेकर 2.1 मेगा पास्कल प्रेशर पहुंचने में। जब प्रेशर पहुंच जाओगे तो उसके बाद तुम 3 घंटा तक उसके अंदर उस बीम को रहने दो। अब 3 घंटा हो गया, अब उसको तुम निकाल लो, और निकाल के तो ठंडा करने दो। ठंडा करना हाथ जल जाएगा, ठंडा कर दो। ठंडा हो जाएगा तो उसका तुम लेंथ फिर से नाप लो। लेंथ नाप लोगे, अब ये लेंथ और जो पहले नापे थे वो लेंथ, दोनों लेंथ का अंतर निकाल के पहले लेंथ वाले से भाग कर दो, निकल के आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज। और वो परसेंटेज OPC के 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैसनरी केस में 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भाई आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का। ठीक है, तो ये IS कोड 4031 पार्ट 6 में आता है। ठीक है, इस टेस्ट द्वारा सीमेंट, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा जल्दी। इस टेस्ट द्वारा सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्ञात करते हैं। ये यूटीएम या कंप्रेसिव टेंस मशीन का इसमें यूज़ करी जाती है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी P ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए, P तो मामा है सबका, तो पहले निकल करना रखना पड़ेगा आपको। हम ज्ञात कर लेते हैं तीनों नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है,
रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसमें डायरेक्ट जैसे उसमें था 85%, 88%, 78%। इनिशियल और फाइनल के लिए 85% और साउंडनेस के लिए 78%। सीधे सीधे हम लोग कर ले रहे थे, लेकिन इसमें सीधे नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करो, पी में भाग करो पहले 4, यानी चौथाई करो। जो तुम मान लो तुम सपोज करो 100 लीटर निकल के आया, कितना है 100 लीटर निकल के आया, तुम 100 में 4 से भाग करो, कितना हुआ 25। 100 में 4 से करोगे तो 25 में तुम 3.5 जोड़ लो तो कितना हो गया 28, 28.5। 28.5 लीटर तो पानी इसमें ऐड करोगे। ये मैं ये एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ 100 वाला, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है ये बार बार, ये P/4 होगा, 3/P/5 होगा, तो P/, क्या होगा, इसीलिए तो आप याद रखोगे 100 में तुम 4 से भाग किए थे, 100 में 4 से भाग किए थे, ताकि आपको याद रहे कि P/4 करना है। तो P/4 प्लस और 28 इसलिए बोल दिया हूँ, 3.5 ऐड किया हूँ, ताकि ये बात याद रखे। P/4 प्लस 3.5 होता है, P/4 प्लस 3.5 होता है, ठीक है। और इसको हम जोड़ के, और ये हमारा रिक्वायरमेंट वाटर होता है, जो हम लोग को मिला करके पेस्ट बनाना है, मिला करके पेस्ट बनाना है, ठीक है। और ये और इतना परसेंटेज पानी लेते हैं हम लोग मास ऑफ सीमेंट और सैंड का। मास जैसे कि जिसकी जितना भी परसेंटेज हुआ उतना परसेंटेज हम लेते हैं किसका, मास ऑफ सीमेंट और सैंड का, जो वजन होता है उस वजन का। अब देखो, सीमेंट तथा स्टैंडर्ड सैंड को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर उपयुक्त के अनुसार पानी मिलाकर स्टैंडर्ड मोटार बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, इस रेशियो को आप याद रखना, ये बहुत पूछी जाती है रेशियो। और ये पानी, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, जैसे मान लो कि तुमको इसमें क्या करना है कि एक मोटार बनाना है, मतलब कि बोले तो अब मसाला बनाना है, थोड़ा देहाती भाषा में तो मसाला बनाना है। तो मसाला कैसे बनता है भाई, बनाए हो आज तक ना, या देखे होगे किसी मिस्त्री को बना, तो बनाए तो नहीं देखे होगे। उसमें बालू मिलाना पड़ता है, सीमेंट मिलाना पड़ता है, तो बालू 3 होना चाहिए, और 3 बाल्टी बालू मिलाते हो तो 1 बाल्टी सीमेंट मिलाओगे। इस तरह का जो बनाओगे ना, इस रेशियो में जो मसाला, वही मसाला इसमें यूज़ करना है, ठीक है। 3 संबंध 1 संबंध 3 रेशियो का मिलाएंगे, जिसमें कि एक क्या होगा, स्टैंडर्ड बालू होगा, एक क्या होगा, एक सीमेंट होगा, और 3 क्या होगा, स्टैंडर्ड सैंड होगा। स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है, मैंने पहले ही भी आपको बता रखा है स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है। स्टैंडर्ड सैंड लेंगे और एक सीमेंट लेंगे, दोनों करके मिलाएंगे और उससे बनाएंगे स्टैंडर्ड मोटार। क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड मोटार। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड मोटार बना लिए, मतलब हमने पेस्ट बना लिया, ठीक है। हम पेस्ट नहीं बोलेंगे उसको मोटार बोलेंगे, सॉरी माफ़ करना, पेस्ट नहीं बोलेंगे, अब उसको मोटार बुलाएंगे, ठीक है, मसाला बुलाएंगे। अब हमने मसाला बना लिया है, मोटार बना लिया है। अब उसको हम किसी रखेंगे, किसी डिब्बा में, किसी बर्तन में, किसी पॉट में रखेंगे ना। तो एक बर्तन होता है, एक पॉट होता है, एक डिब्बा होता है, जिसका साइज 70.6 और 70.6, यानी बोले तो ये क्यूब होता है। कैसे क्यूब होता है, तीनों का देखो साइज एक बराबर, ये तीनों साइज, हाइट, ऊंचाई और चौड़ाई 70.6 रखी जाती है। अब इसी में तुम उस मसाला को भर दोगे, उस मसाला को भर देते हो, तो स्टैंडर्ड मोटार को 70.6 और 70.6 की इंटरनल साइज के मोल्ड को भर देते हैं। भर दिए, अब इसको भर करके क्या करोगे ये बताओ। नॉर्मल सी बात है, अब भरे होगे तो उसके अंदर जो मोल्ड के अंदर हवा छुप गई होगी, और जब तुम हवा नहीं निकालोगे तो उस ससुरी क्या करोगी कि अपना प्रभाव दिखाएगी, तुम असली स्ट्रेंथ ज्ञात ही नहीं कर पाओगे, तुम वो कुछ और स्ट्रेंथ दिखाएगी, और बाद में तुम जो स्ट्रक्चर में यूज करोगे तो मामला गड़बड़िया जाएगा। तो अब क्या करो, तुम उस मोल्ड को ले जा करके वाइब्रेटर पर वाइब्रेट कराओगे, ताकि वो जो एयर फंसी होगी वो निकलेगी और कंपैक्शन ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो जो तुम यूज करोगे वाइब्रेटर, वो वाइब्रेटर कौन सा होना चाहिए, तो 1200 +-4 वाइब्रेशन पर मिनट, मतलब ऐसा वाइब्रेटर खरीद के लाओ जो 1200, यानी वही बोले तो 1600 से लेकर के 800 इस रेंज में कम से कम वो वाइब्रेट करे 1 मिनट में। ऐसा नहीं कि तुम लेते आओ जो धीरे धीरे लू कर रहा है, 1 मिनट तुम बैठे रहो, 100 बार ऐसे किया और तुमको इतना हाई चाहिए। तो ये बात याद रखो कि ऐसे मतलब वाइब्रेटर ले लो जो 1200 से लेकर के, मतलब वही 800 से लेकर के 1600, यानी 1200 +-4 वाइब्रेशन पर मिनट वाले दे। वाइब्रेटर से 2 मिनट तक, और इस ऐसे वाइब्रेटर से 2 मिनट तक आकर वाइब्रेट करवाते हैं, ठीक है। अब साइज आप क्यूब हमने बता दिया, एक टाइम के लिए 3 क्यूब बनाते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि हम 3 दिन और 7 दिन दो हम टेस्ट देखते हैं कि 3 दिन में कर लेते हैं और एक 7 दिन में कर लेते हैं। तो जो 3 दिन के लिए होता है उसके लिए भी हम तीन क्यूब बनाते हैं, और जो 7 दिन पे करना होता है उसके लिए भी 3 क्यूब बनाते हैं। इस तरह से हम 6 क्यूब तैयार कर लेंगे। 17.6 साइज के 6 क्यूब हम लोग बना करके पहले से रखे रहेंगे 3 दिन आज के लिए, 3 दिन तीसरा दिन के लिए, और 3 दिन 7वें दिन के लिए,
ठीक है। आगे देखो, आफ्टर 3 डेज एंड आफ्टर 7 डेज के लिए कुल 6 ट्यूब बना लेते हैं, हमने आपको बता दिया। ये फिगर में भी आप देख कर अपने दिमाग में सेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्यूब, सभी क्यूब को 27 वही रूम टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर, लगभग यही होता है 27 ± 2 डिग्री तापमान तथा 90 डिग्री ह्यूमिडिटी पर क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। अब 3 क्यूब को 3 दिन बाद निकाल करके कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट भी पूछी जाती है। टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, तो 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 90% होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इससे हमने इंपॉर्टेंट बात बता दिया आपको। दोनों तरफ प्लाई लगा कर इसलिए कि प्लाई लगा दोगे तो जो स्ट्रेंथ हो, जो फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स चारों तरफ इक्वल लगे, मतलब कोना बीट मिडिल सर ऊपर चारों तरफ एक समान लगे प्रेशर, इसलिए हम क्या करें, प्लाई रख देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। दोनों तरफ प्लाई लगा करके 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, कितना रेट होना चाहिए, 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे पर मिनट 350 kg का हम क्या फोर्स लगाने वाले हैं, लोड लगाएंगे उस मशीन से, तथा फेल्योर लोड ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे इस लोड पे लगाने के बाद किस लोड पे दूसरा वो जो हमारा क्यूब है वो टूट जाता है, क्रैक दिखाई देने लगता है, क्रैक इसमें डेवलप हो जाता है। तो अब जो हम निकालेंगे, जो निकल के आ जाएगी, तो देखेंगे कि एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तथा इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ वेरिएशन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि मान लो तुमने 3 क्यूब लिए थे ना, कितना लिए थे, 3 क्यूब, उन 3 क्यूबों का मान लो एक आ गया 12, एक आ गया 13, एक आ गया 14, ठीक है। अब तीनों का तुम क्या करो, जोड़ करके एवरेज निकाल लो, जो एवरेज आने वाली है वो एवरेज नोट कर लो कहीं, उस एवरेज से उस एक एक का तुलना करो, एक एक का तुलना करो, जो 3 है ना हमारे पास, उस एवरेज जो आ गई है, तीनों का मिलाने को जो एवरेज बना है, उस एवरेज का उन तीनों से अलग अलग मिलान करो। वो 10% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए किसी एक से भी। अगर 10% से वेरिएशन ज़्यादा हो गया, उसको फेंक देंगे कि ये वाला क्यूब ख़राब है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम 7 दिन बाद सीमेंट क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी 3 दिन की तरह ही याद कर लेते हैं। 7वां दिन पूरी चीज़ हम इसको एक बार रिपीट कर लेंगे, जो चीज़ें इस हमने 3 दिन पे करी होगी थी 7 दिन पे कर लेंगे, ठीक है। हम 3 दिन और 7 दिन में कर लिया। अब देखेंगे कि 3 दिन और 7 दिन में हमें स्ट्रेंथ मिलनी कितनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ देता है। जो हमारी ओपीसी होती है, ये ओपीसी के लिए है। ओपीसी सीमेंट बहुत मतलब कि फेमस है, तो इसलिए ओपीसी का आप याद रख लो कि जो ओपीसी का जो है कि 3 दिन बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी बोल सकते हो, तो बोल दो 16 मेगा पास्कल, या बोले तो 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg बोले तो 160 होता है, और न्यूटन में बोले तो 16 फॉर क्वालिटी कंट्रोल सीमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, 3 दिन के लिए 16, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 3 × 5 = 15 + 16, 3 × 5 = 15, 1 16 याद रख सकते हो, ठीक है। और एक बार याद रखना, अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में 11.5 आ गया, अगर 11.5 आ गया तुम्हारे क्वेश्चन में ऑप्शन में, तो 11.5 को सेलेक्ट मार देना। ये पूछा क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में 11.5 मिलेगा तो उसको मार देना है। अब देखो आफ्टर 7 दिन बाद, 7 दिन में कितना 22, तो 5 तरीके 15 किए थे, 7 तरीके 21, 5 तरीके 15, 7 तरीके 21, 3 में से गुणा करा कर याद कर सकते हो। तो 7 तरीके 21 1 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 22 मेगा पास्कल, और फिर 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसमें भी 17.5 आए, और अगर तुमको ऑप्शन मिल जाए 17.5, कितना 17.5, तो उसको लॉक कर लोगे, ठीक है। अगला स्टैंडर्ड सैंड। अब देख लो स्टैंडर्ड सैंड की जब बात आई तो वो भी समझा दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड सैंड के लिए IS कोड होता है 650, ठीक है। तो एक ऐसा सैंड तुम्हारे पास हो जिसमें जैसे कि उसमें 33% ऐसे पार्टिकल हो, 33.33 ऐसे पार्टिकल हो जिसकी साइज 1 mm से लेकर 2 mm के बीच हो। 33% ऐसे पार्टिकल हो जिसकी साइज 1 mm से लेकर 2 mm के बीच हो, और 33.33% ऐसे पार्टिकल हो जिसकी साइज 1 mm से लेकर के 500 माइक्रोमीटर के बीच हो, एक से लेकर 500 माइक्रोमीटर के बीच में हो, और 33.33% 500 माइक्रोमीटर से लेकर के 90 माइक्रोमीटर के बीच हो, ठीक है। इसे टोटल 100% हो जाएगा। ये बात स्टैंडर्ड सैंड के लिए ये कंडीशन होता है, 33% होना चाहिए साइज़ के। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि IS कोड 650 होता है, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट, अब ये देख लेते हैं इन भाई साहब का। तो
IAS कोर्ट ने तो इनको बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया है? बहिष्कार कर दिया। वो कहता है ना भैया तुमको मैं IAS कोर्ट में जगह नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग तो चाहिए ना, तो किसी तरह से हम लोग ये भाई सबको मना लेते हैं कि चलो भैया तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, और किसी तरह से हम लोग इनका भी टेस्ट वेस्ट कर ही देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि IAS कोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। ठीक, अब देखो IAS कोर्ट की टेंसाइल, देखो सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए इसका जो डायरेक्ट टेंशन के लिए नहीं करते हैं। अब ये देखो डायरेक्ट टेंशन में कर दोगे तो बेड टूट जाएगा, खड़ा दे तो डायरेक्ट टेंशन में नहीं करते, बल्कि हम करते कुछ और है और फिर कुछ और की हेल्प से बताते हैं कि टेंशन स्ट्रेंथ कितनी है। तो देखो कैसे करते हैं, ये बात को भी बता दूंगा। देखो इसीलिए सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कोई भी टेस्ट IAS कोड द्वारा नहीं दिया गया है। देख रहे हो IAS कोड ने इसको बहिष्कार कर दिया है टेंशन को। टेंशन मतलब भैया बहिष्कार हो जाएगा तो चीज़ें तो फिर कंट्रोल में भी हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो IAS कोड इसका बहिष्कार कर दिया है। फिर भी हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट टेस्ट या स्प्लिटिंग टेस्ट द्वारा लैब में सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। हम इंजीनियर क्या करते हैं, हम पीछे थोड़ा हटने वाले हैं, नहीं दिए तो मत दो भैया, हम अपने मन से करेंगे। तो हम करते हैं ब्रैकेट बना करके या स्प्लिटिंग टेस्ट के द्वारा करते हैं। ये देख रहे हो, ये रहा डमरू ने जैसे नहीं होता है ताकि फंसे यहाँ पे बीच में, थ्रोट होता है गला, पकड़ खींचते हैं दोनों तरफ, ले खींचो दम लगा के भी दोनों तरफ। ठीक है, अब टेस्ट प्रोसीजर देख लो। इसमें पानी क्या होता है, जो वो भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसमें भी ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी P ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और सीमेंट पानी कितना होगा, तो जो सीमेंट और वाटर का जो वॉल्यूम होता है, जो मास होता है, उस मास तुम ले लो, उसका कितना % पानी लेना होता है, तो जो P तुम्हारा निकल के आया उसमें 5 से भाग करो। अभी पहले 4 से भाग कर रहे थे, इसके पहले 4 से भाग कर रहे थे, अब तुम 5 से भाग करो और 2.5 जोड़ दो। उसमें हम क्या कर रहे थे, 4 से भाग करके 3.5 जोड़ दे रहे थे। ऐसे इसमें 5 से भाग करके 2.5 जोड़ दो। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख समझा रहा हूँ। तो मान लो 100 आ गया, तो 100 में 5 से भाग कर कितना 20 आएगा, और 2.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी 22% लेना है किसका, सीमेंट और वाटर का। मैं ये 100 से भाग वाला इसलिए कहानी घुमा रहा हूँ और थोड़ा कर रहा हूँ ताकि ये बात आपको दिमाग में क्लियर रहे और कन्फ्यूजन दूर रहे कि 4 भाग से कराएं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन चीज़ें होती है, मैं तो खुद कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो P/5 प्लस 2.5% लिया जाता है। ठीक है, सीमेंट तथा स्टैंडर्ड सैंड को मिलाकर उपरोक्त के अनुसार पानी मिलाकर स्टैंडर्ड मोटार बनाते हैं। हो गया 3 दिन और 7 दिन, इसमें वही खेला। 3 दिन और 7 दिन बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कम से कम तीन ब्रैकेट बनाते हैं। कम से कम तीन ब्रैकेट बनाते हैं। चीज़ आप देख लो, पूरी चीज़ें इसको समराइज कर दें एक बार में। अब देखो ये चीज़ देख लो भैया, आएगी तो ब्रैकेट डायमेंशन कितना होता है, 76.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितने, 76.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखी जाती है। ठीक है, और जो इसकी गला है वो 25.4 रखी जाती है, और जो इसकी चौड़ाई है 25.4 वो भी है। ठीक है, 25.4, और जो ये दूरी होती है यहाँ से वो भी 25.4 है। 25.4 होती है, नहीं 25.4 नहीं, बल्कि 58.8 होती है, लगभग 50.8 होती है, माफ़ करना, ये 50.8 होती है। कितना, 50.8 होती है, 50.8 होती है। ठीक है, इसे पूछेगा नहीं, ये पूछता नहीं है डायमेंशन, फिर भी जान लो। ठीक है, अब देखो एरिया इसकी कितनी होती है, 645 mm²। एरिया क्योंकि एरिया से भाग करना होगा ना हमको, जो लोड आ रहा है, अभी जो हम लोग वो लगाते हैं वो लोड निकालता है। लोड जो हम खींचेंगे वो निकल के लोड आता है। बात याद रखना, जो खींचोगे वो आएगा, वो लोड आएगा। क्या आएगा, जो भी 10, 20, 50 जो दिखाएगा ना मशीन में, वो लोड दिखाता है। उस लोड में भाग करना पड़ता है एरिया से, तब जाकर तुमको स्ट्रेंथ मिलेगा। अब किस एरिया से भाग करोगे, तो वही 645 से भाग करोगे, ये वाला। देखो अब सभी ब्रैकेट को 27 ± 2 डिग्री तापमान तथा 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। लिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन उपयोग करते हैं। नाम है इसका लिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, 3 ब्रैकेट को निकालकर लिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, लीवर होना चाहिए, ये लेबर नहीं, लीवर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा देख लेना आप इस चीज़ को। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखते हैं तथा उसमें कितना था, याद करो, उसमें था 350, उसमें कितना था 350, इसमें है मात्र 35। एक जीरो हटा दो, एक जीरो गायब कर दो, अच्छी बात है ना। अच्छा, याद करने का तरीका अच्छा लग रहा है,
क्योंकि उसमें 350 था, तो जीरो गायब कर दो, तो इसमें आ गया 35। तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से फेलोड तक लोड लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिमम एरिया से भाग कर देकर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। बताया हूँ ना एरिया भी आपको मैं। टेंसाइल टेस्ट मैंने एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार 3 ब्रिकेट की 7 दिन बाद एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। अब ये पूरे चीज़ों को आप देख लो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लोड लगा रहा है ताकि इसको खींचो और ये टूटेगा, जिससे वो फोर्स हो जाएगा। उस फोर्स पे तुम एरिया से भाग कर दो 645 mm² से। अब ये देख लो 3 दिन बाद कितना होती है, तो 3 दिन बाद कितनी होती है, 2 न्यूटन पर, बहुत कम होती है। मैं बताया तो था कि बहुत कम होती है, तो ये 2 हो गया, 2 न्यूटन पर mm², ठीक है। लगभग 10% होती है, जैसे ना जो अपना वो होता है कंप्रेसिव का, लगभग टेंसाइल कंप्रेसिव का लगभग 10% या 0.1 बोले तो होता है। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई तुमको नहीं पता, कंप्रेसिव पता है, तुम उसका 10% कर लोगे तो तुमको टेंसाइल निकल के आ जाएगा। नॉर्मली ये होता है उसका रेशियो। तो ये 3 दिन पे 2.5 mm² और 7 दिन पे 2.5 न्यूटन पर mm² होती है, या फिर 2 मेगापास्कल या 20 kg पर सेंटीमीटर, ऐसे ही 25 मेगापास्कल या 25 kg पर सेंटीमीटर² होती है। और देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चीज़ हमने देख लिया, सब कुछ बता दिया आपको। अगला है डेंसिटी ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट ज्ञात करेंगे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। IS कोड 4031 पार्ट 11, 4031 पार्ट 11, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी परिभाषा में सिखा दूँ। परिभाषा आपको पता होगा कि किसी भी द्रव का, लिक्विड का, किसी भी द्रव का डेंसिटी और उसमें पानी की डेंसिटी से भाग कर दो तो वो निकल के आता है तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो पता होगा ही। अब देखो ये अपरेटस कौन यूज होता है, तो या तो तुम लीचेटिलियर ले लो फ्लास्क, या तो पिक्नोमीटर, इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लीचेटिलियर फ्लास्क या पिक्नोमीटर, इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब कौन लिक्विड ऐसे नॉन पोलर, जैसे कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, उनका यूज करते हैं ताकि वो सब क्या होते हैं ना, वो क्रिया नहीं करते। नॉन पोलर लेने से क्रिया नहीं करते हैं, नहीं तो क्रिया करने से क्या होगा ना कि रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए हम नॉन पोलर लिक्विड लेते हैं। तो ये केरोसिन और नेफ्था जो है नॉन पोलर होते हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूँ, पॉइंट समझ जाओगे। इस टेस्ट में केरोसिन ऑयल या नेफ्था का प्रयोग करते हैं। जिस लिक्विड का उपयोग करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम ना हो, कितना 0.73 से कम ना हो, इसलिए केरोसिन ऑयल सीमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। बताया हो ना, केमिकल रिएक्शन नहीं करता, देखो नो रिएक्शन। तो केरोसिन ऑयल और सीमेंट में कोई रिएक्शन नहीं है तो नो रिएक्शन नहीं होता। केरोसिन एक नॉन पोलर लिक्विड है, मैंने बता दिया नॉन पोलर लिक्विड है, ठीक है। ये तो चीज़ आप वही समझ लो, नॉन उसी चीज़ को फिगर से समझाया गया, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, ठीक है। फार्मूला क्या है बताया दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सीमेंट पेस्ट का घनत्व बटा 4 डिग्री टेम्परेचर पानी घनत्व। दूसरा देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जानते ही हो, मास ऑफ सीमेंट पार्टिकल बटा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है। फिर डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है तो जानने को, सीमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेंट मास ऑफ सीमेंट बटा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जैसे कि जो इसमें जितना लिक्विड देखो क्या होगा, जैसे कि जानते ही हो कि जब पानी में कोई चीज़ तुम डुबाओगे ना, जितना उसका आयतन बाहर निकलेगा, या तो जितना उसका आयतन तुम होगा, आर्किमिडीज साहब तो यही बोले थे ना कि कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करता है, ठीक है। तो ये जानते हो, मैं तो इजी एक बात बताऊँ, इजी वे में समझाऊँ, तो ये जो भी हम बवाल कर रहे हैं ना, ये बवाल कर रहे हैं ना, ये बवाल वगैरह, ये सब हम जो सीमेंट लिए हैं ना, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। समझ गए, क्या ज्ञात करने के लिए, आयतन। अगर हमको कोई वैसे ही बता दे कि सीमेंट का आयतन कितना है तो हमको इसे बौझाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम उसका वेट कर लेंगे और वेट में आयतन से भाग कर देंगे, हमको तुरंत ये डेंसिटी निकल कर चली आएगी। और डेंसिटी निकल चली आएगी तो पानी से वाले से भाग कर देंगे, इस पर डेंसिटी भी निकल के चली आएगी। बात समझ में आ रही है। तो हमको वॉल्यूम नहीं पता सीमेंट की, उसी सीमेंट की वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हाई सब जितना भी हाई सब हम ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो हमको यूज़ करना है
बस उसका वॉल्यूम भी निकालने का भौजाल ही खेल रहे हैं इसे हम लोग, ठीक है। और हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हुए हैं, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ डुबाओगे तो जितना उसका जिसका उसका वॉल्यूम होगा उस, अब देखो, अब जिस इसमें इसमें तुम सीमेंट डुबा दोगे तो और तुम सीमेंट डुबाओगे तो अपने जितना सीमेंट डुबाओगे उतना ही पानी ऊपर चढ़ जाएगा, जितना सीमेंट डुबाओगे उतना पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरीके जो पानी ऊपर चढ़ेगा, मान लो ये पानी ऊपर चढ़ गया, मान लो ये पानी ऊपर चढ़ गया 1 मीटर, 1 मीटर चढ़ेगा नहीं, मैं समझा, चलो 1 सेंटीमीटर मान लो, कितना कितना चढ़ेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एरिया तुमको मालूम हो, इसका जो ये फ्लास्क है जो हो, इसका तो एरिया मालूम है, एरिया मालूम है, और ये तुमको 1 सेंटीमीटर मान लो ऊपर ऊपर खसक गया इस सीमेंट को डालने से, तो अगर तुम एरिया में इस 1 से गुणा कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकल के आएगा, आएगा नहीं वॉल्यूम निकल के। और वो वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, तो वो सीमेंट का ही तो वॉल्यूम हुआ, क्योंकि वो सीमेंट ही भाई साहब तो उसके ऊपर खसकाए थे। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, इससे भी निकलता है, और यही भी जा करके हम यूज करते हैं आगे, ठीक है। अब चीज़ें भैया हमने ये देखो यहाँ पे समझा दिया है कि जैसे कि ये एक्स, तो ये इतना जो ये एक्स इधर से आएगा, इस छोड़ मैंने समझा दिया आपको अच्छे से भाई। अब देखो नॉर्मली बात करें तो 64/x, देखो नॉर्मली बात की जाती है तो 64 कितना होता है, 64 G/x ml, या बोले तो 64 ग्राम/x cc, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सीमेंट कितना होता है ये याद रखिएगा, ये जरूरी चीज़ है, 3.15 होती है। हम बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्ञात करने के लिए, सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्ञात करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। ओपीसी सीमेंट को हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान 120 जूल पर ग्राम होता है। 120 जूल कितना होता है, ओपीसी का कितना होता है, 120 ग्राम 120 ग्राम होता है, ठीक है। 120 ग्राम होता है ओपीसी का, ठीक, 120 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्ञात कर किससे करते हैं, कैलोरीमीटर से ज्ञात करी जाती है। फाइनेट टेस्ट, हम फाइनेट टेस्ट को इसके अगले में देखेंगे, क्योंकि फाइनेट टेस्ट थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगले वीडियो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में हम इस चीज़ को ख़त्म कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।